क्योंकि काफ़ी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं तो सभी का स्वागत है। आज फर्स्ट क्लास है हमारी। और केपी एस्ट्रोलॉजी का जो आज हम सफ़र शुरू करेंगे, मुझे ऐसा यकीन है कि हम इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि जब हमारा कोर्स ख़त्म होगा तो हम सब लोग प्रेडिक्शन दे पाएंगे, ऐसा मुझे बिलीव है। कि हम इसको ऐसे नहीं लेके चलेंगे कि आपने एक कोर्स कर लिया बस और हमें प्रैक्टिकली कुछ एंड में आता ना हो। इस कोर्स में मुझे उम्मीद है कि हम जिस भी पड़ाव को पार करेंगे तो सब लोग उसको सीख पाएंगे। और जिन्हें भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी यदि कहीं आती है तो वो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम एक जो भी कंसेप्ट है इसके अंदर, उस कंसेप्ट को हम सब सीख पाए, इस तरीके की मेरी कोशिश रहेगी। और प्रैक्टिकल चार्ट्स पर लेकर ही मैं ज़्यादातर चीज़ों को बताऊंगा। इनिशियली मगर जो हमारा पार्ट होगा इसका कोर्स का, वो इनिशियल पार्ट बिल्कुल बेसिक है। क्योंकि इसको मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा, जिसको कुछ नहीं पता है उसे भी पता चल जाएगा। तो शुरू में ज़्यादातर लोगों को सब कुछ पता है तो वो थोड़ा बोर भी महसूस करेंगे कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। मगर मैं सभी कुछ स्टार्टिंग से बिगिनिंग से एक एक चीज़ बताऊंगा। तो वो आपका आप उसको रिवीजन मान लेना या जैसा भी समझें। तो हम शुरू से इसमें शुरू होंगे और यहाँ पर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को हम कर पाएंगे जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सोच भी नहीं सकते। वो यहाँ पर उनका हम प्रेडिक्शन देने में कैपेबल होंगे एट लास्ट। तो अभी मैं शुरू करता हूँ और प्रेजेंटेशन से ही शुरू करूँगा मैं। तो इसमें यह है कि सब अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। ड्यूरिंग डिस्कशन यदि कहीं ज़रूरत होगी तो फिर मैं कहूँगा तो हम इसमें थोड़ा इंटरेक्टिव हम रखेंगे। मगर बीच में आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप नोट करके रखें। एंड ऑफ सेशन हम हर एक क्लास के अंदर एक जो भी डाउट्स रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वो आप नोट करके रख लें जहाँ पे भी है, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो और फ्लो भी ना खराब हो क्लास का। और एंड ऑफ क्लास जब भी हमारा एक सेशन खत्म होगा तो उसके बाद आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एक सेकेंडली, अभी भी जैसे इसके अंदर ग्रुप के अंदर 72 स्टूडेंट्स हैं अराउंड, और 52 या 53 ने कहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो क्लासेस हैं उसे आप एज ए ऑफलाइन क्लास की तरह जरूर अटेंड करें। इसमें जो इंटरैक्टिव सेशन होगा, जो अवेलेबल होगा, उसी से इंटरेक्शन होगा, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप अपने डाउट पूछ पाएंगे। ये इट इज वन काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है। अभी मैं बताऊंगा क्या है, क्या डिफरेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, वो पूरा। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी क्लास को अटेंड करें जितना हो सके। तो अभी मैं शेयर करूंगा और वो शेयरिंग के बेस पे हमारी क्लास आगे चलती जाएगी। तो हम बिगिन करते हैं आज विद गणेश जी की आराधना के साथ। क्योंकि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति जी ने जब ये एस्ट्रोलॉजी बनाई थी तो उनमें जो भी एक सबलॉर्ड थ्योरी इसके अंदर आती है वो गणेश जी की देन थी। उनको एज पर हिम उन्होंने बताया था कि उन्हीं की प्रेरणा से वो इस थ्योरी तक पहुंच पाए। तो गणेश जी का मैं मंत्र से शुरुआत करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरमे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। क्योंकि हमारा नया कोर्स है और ये निर्विघ्न हमारा पूरा निकले और हम सब लोग उसमें कामयाब रहे, इस तरीके की मेरी इच्छा है और भगवान से आराधना है। ये कृष्णमूर्ति जी की जो पद्धति थी डेवलप करने से पहले मैं क्लास से रिलेटेड यहाँ पे डेकोरम की बात कर लेता हूँ कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बीच में माइक्रोफोन हम सब लोग ऑफ रखेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो आप क्लास में भी पूछ सकते हो। ग्रुप के ऊपर एक अलग से ग्रुप में बनाऊंगा, उसमें डाउट भेज सकते हो, तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम है तभी भी वो मेरे से अलग से भी इंडिविजुअली भी मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकता है। एक ये है कि हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लास से रिलेटेड ही पूछे जाएं तो बेटर है। पिछली एक दो क्लास से रिलेटेड पूछे जाएं तो और भी बेटर है। अपने इंडिविजुअल चार्ट पर आप फोकस ना करें यदि सीखना है तो।
अपने इंडिविजुअल चार्ट अपना आप लगाएं, इंडिविजुअली मेरे को कोई मैसेज करें वो ठीक है, मगर क्लास में इस वजह से आप सारा फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हम अपने इंडिविजुअल क्लासेस या इंडिविजुअल चीज़ों पर ही लगे रहें कि भाई ये हमारी कुंडली के अंदर हमें एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दिख गया और हमारी सारी क्लासेस उसी पर फोकस्ड हों। तो इन चीज़ों से हम बचें। ऑलरेडी मैंने क्लास डेकोरम का PDF ग्रुप पर डाला हुआ है, तो वो आप उसे देख लें और थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में हम बेसिक और एडवांस सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो उसमें मैं ऑलरेडी PDF आपको प्रोवाइड करूंगा क्या क्या हम कोर्स इसके अंदर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो भी केपी में ओरिजिनली जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, मगर जो बाद में सेल्फ क्रिएटेड टॉपिक हैं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ बना लिया, वो मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि जो ये क्लासिक्स हैं, शास्त्र हैं, और इसको शास्त्र के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल ने जो कंपोजिशंस अपने बना रखे हैं और वो कहीं पढ़ाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा। जो केपी एस्ट्रोलॉजी की जो जितनी भी मेन चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नो, सबसे पहले बेसिक का हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। तो शास्त्रों में ज्योतिष को डिफाइन किया हुआ है, ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात कि आपका ज्योतिष का मतलब है कि हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति को, उनकी पोजीशन को समय के साथ किस तरीके से बदलती है वो, और हमारे ऊपर वो किस तरीके का असर डालती है। इसी को ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। कि जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्लेनेट या ग्रह घूम रहे हैं, वो ब्रह्मांड के अंदर हमारी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उनकी गति का हमारी जिंदगी में टाइम के साथ किस तरीके का असर होता है, उसको उसके अध्ययन को ही हम ज्योतिष बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वो ग्रहों की गति पर बेस्ड है। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं, यदि हम ज्योतिष को मानते हैं, तो वो सभी की सभी घटनाएं हैं। जो ग्रह मूव करते रहते हैं लगातार, और उन्हीं ग्रहों के मोशन की वजह से ही घटनाएं होती हैं हमारी लाइफ में, जिसे हम ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मेनली 4 पिलर्स हैं जिनका उपयोग हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर करेंगे। एक होते हैं नक्षत्र, जिन्हें हम स्टार भी बोलेंगे। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफर होती जाएगी केपी के अंदर। मैं अभी स्टार्टिंग में इन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा कि सबको समझ में आए। नक्षत्र जिसे हम स्टार बोलते हैं। एक होती है राशि, जिसे हम साइंस भी बोलते हैं, तो मैं कभी उसे राशि बोलूंगा, कभी साइन बोलूंगा। ऐसे ही एक होते हैं भावास, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं कुंडली में, उन्हें हम हाउस भी बोलते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में उसे कस्प भी बोलेंगे। यदि कस्प कहीं बोले, हाउस कहीं बोले, भाव कहीं बोले, ये एक ही टर्म होगी। और चौथी चीज होती है प्लैनेट्स, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के 3 मेन कंपोनेंट जो हैं, एक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे हम कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। स्काई के अंदर, आकाश के अंदर 12 की 12 राशियां, वो किसी न किसी भाव के अंदर हमेशा मौजूद होती हैं हर एक पर्सन के। और स्काई के अंदर 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को समझना ही एस्ट्रोलॉजी है। हम जो भी प्रेडिक्शन देंगे, राशि, भाव और प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को जो पर्सन आसानी से समझ जाए, वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। तो इसी पर हम यहाँ पर वर्कआउट करेंगे आगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे। क्योंकि हमारी क्लास केपी एस्ट्रोलॉजी की है, तो कृष्णा मूर्ति जी ने इसको बनाया था, बताया था, सभी लोगों के सामने लेकर आए थे। वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ कमियां उन्हें नजर आई। जैसे कमी क्या होती थी कि 2 बच्चे यदि एक ही टाइम पर ट्विंस बॉर्न हुए, तो उनकी कुंडली में सभी तरीके की चीजें हैं, इवन उनके डिविजनल चार्ट भी सेम है, बर्थ चार्ट भी सेम है। तो उनके माइंड के अंदर ये प्रश्न चलता रहता था कि इनके बारे में किस तरीके से बताया जाए। तो उन्होंने अपनी एक एस्ट्रोलॉजी डेवलप की, जिसको केपी एस्ट्रोलॉजी मानकर चलते हैं। तो इसके मैं सर्टेन फैक्ट्स यहां पर बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजी इज ए वैदिक साइंस। देयर आर सेवरल सिस्टम्स इन एस्ट्रोलॉजी, लाइक जेमिनी हम पढ़ते हैं, नाड़ी हम पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, टैरो पढ़ते हैं, वैदिक पढ़ते हैं। ये सभी एस्ट्रोलॉजी के ही पार्ट हैं। इन सभी की सभी विधाओं के अंदर वही राशियां आती हैं, वही प्लेनेट आते हैं, वही जो भी कंपोजिशन है हर एक प्लेनेट के वही सिग्निफिकेशंस आते हैं। आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो पाराशर जी ने जिन राशियों के जो सिग्निफिकेशन बनाए थे, ग्रहों के जो सिग्निफिकेशन बनाए थे, भावों के जो सिग्निफिकेशन बनाए थे, उन्हें कोई नहीं बदल पाया।
चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो या जेमिनी हो या नाड़ी हो, उन सभी चीज़ों के वही सिग्निफिकेशंस एप्लीकेबल हैं आज की डेट में भी। उसमें मॉडिफिकेशंस आए टाइम के साथ, मगर जो बेसिक कंसेप्ट था कि एक राशि के क्या कारकत्व होते हैं, एक प्लेनेट के क्या कारकत्व होते हैं, किसी भाव के क्या कारकत्व होते हैं, वो एज इट इज पाराशरी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हैं। तो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज हैं समय के साथ खुली हैं, वो सभी की सभी ब्रांच वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही कंपोनेंट हैं, एक छोटे छोटे से हिस्से हैं, और वही हिस्सा हम जो पढ़ेंगे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है। केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम एंड इज ए यूनिक सिस्टम बाय इटसेल्फ विच गिव्स प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स एंड इज यूजफुल इन प्रेजेंट टाइम। तो ये आपका एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट देती है, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देने में कैपेबल है, और उसको हम प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। केपी और कृष्णमूर्ति पद्धति इज एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस conceived and created by great Indian astrology master late प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति। वो रहे थे 1908 से लेकर 1972 तक उनका लाइफ स्पेन था, तो उन्होंने ही इसको बनाया था। इट इज रिगार्डेड एज मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम, मतलब केपी से ज्यादा एक्यूरेट कोई सिस्टम नहीं है। आपको खुद पता चलेगा कि हम इवेंट का सेकंड्स में टाइम निकालेंगे, हम इवेंट का प्रॉमिस 100% प्रॉमिस देने में कैपेबल होंगे। हम ये बता पाएंगे कि ये इवेंट होगा, ये इवेंट नहीं होगा, कब होगा, किस दिन होगा, किस टाइम पर होगा। छोटे छोटे इवेंट के बारे में भी हम बता पाएंगे, जिस पर मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। कॉन्ट्रेरी टू क्लासिकल हिंदू एस्ट्रोलॉजी, केपी सिस्टम इज सिस्टमैटिक एंड वेरी वेल डिफाइंड। जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है वो इतना एक्सपेंडेड है, इतना बड़ा है कि उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम के अंदर प्रेडिक्शन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा है कि उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ते पढ़ते आपको बरसों गुजर जाएंगे और उस पर मास्टरी होना पॉसिबल नहीं है। तो काइंडली म्यूट कर लें, ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट की है। तो अरुण चड्ढा जी म्यूट कर लीजिए, अरुण चंद्रा। हो गया, थैंक यू। नहीं हुआ भाई, म्यूट कर लीजिए प्लीज। इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब होगी, कोई फायदा नहीं है। हम सब लोग मैच्योर हैं, तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उसको आप ऑन ही क्यों करते हैं माइक्रोफोन को। अभी जब तक अभी ये मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन में कर नहीं रहा, तो अभी उसको म्यूट ही रखें प्लीज़। तो कॉन्ट्रेरी टू क्लासिकल हिंदू एस्ट्रोलॉजी, आप सभी लोगों में, ज़्यादातर लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं बीच में पूछूंगा भी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबको आइडिया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा सटीक है, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस लेवल तक पहुंचने के लिए बरसों बरसों का टाइम चाहिए, और तभी भी हम उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते। ये इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक है कि आज हम 13 सितंबर को शुरू हो रहे हैं, और 2024 में आप हर एक इवेंट की बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाओगे, ऐसा मुझे बिलीव है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेट और मैथमेटिकल है कि आप इजीली किसी भी चीज़ को इसमें प्रेडिक्ट कर पाएंगे। फर्दर, व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है केपी सिस्टम गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉन्स्टलेशंस। यहाँ पे नक्षत्रों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉन्स्टलेशंस को हम स्टार्स भी बोलते हैं, उन्हें हम नक्षत्र भी बोलते हैं। So KP system gives importance to constellations, oblique stars, oblique nakshatras, divisions of the zodiac, which is obviously the most desired for precision. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जोडिएक है आपका ऊपर स्काई के अंदर, उसको हम डिवाइड करेंगे नक्षत्रों में। जब केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फर्दर केपी कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, जो नक्षत्रों तक तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बात होती थी, मगर जो सवाल उठा कि एक ही समय पर यदि दो लोग बॉर्न हो गए, ट्विंस हैं, और या एक ही समय पे अलग अलग दो लोग बॉर्न हो रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, तो उनमें किस तरीके से अंतर करा जाएगा। तो कृष्णमूर्ति जी ने एक नक्षत्र को फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक नक्षत्र को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। जिसे नहीं समझ में आ रहा हो वो चिंता ना करे, मैं किस तरीके से डिवाइड करना है एक एक चीज बताऊंगा मैं इसमें, छोटी से छोटी।
तो इसको 9 फर्दर पार्ट में डिवाइड किया। एक्चुअली एक राशि होती है, उस राशि के हिस्से होते हैं जिसे हम नक्षत्र बोलते हैं, और नक्षत्र को भी, हर एक नक्षत्र को उसने 9 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जिसे हम सब बोलते हैं, और एक सब को भी फर्दर उन्होंने डिवाइड किया था जिसे हम सब बोलते हैं। तो ये उस हद तक पहुंच चुके थे, बहुत माइन्यूटली एक पर्टिकुलर राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जिससे कि प्रेडिक्शन में हमारे एक्यूरेसी आ सके। दी सब डिविजन्स आर नॉट इक्वल। जो एक नक्षत्र को जो वो 9 पार्ट में डिवाइड करेगा उन्हें सब डिविजन्स बोलेंगे, वो सभी इक्वल नहीं होते। जैसे एक आप जोडिएक को जब हम राशियों में डिवाइड करते हैं तो सभी राशियां 30 डिग्री की होती हैं। हर एक राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, उनकी भी डिग्रीज फिक्स हैं। 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है, तो आपके जोडिएक के अंदर टोटल 27 नक्षत्र हैं। मगर जब नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिसे हम सब डिवीजन बोलते हैं, तो सब डिवीजन वो बराबर के नहीं होते। क्या होते हैं वो मैं लेटर ऑन बता दूंगा, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी वो बता रहा हूं। इनमें हर एक टॉपिक पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्लेनेट इन इट्स दशा गिव रिजल्ट एज पर नक्षत्र लॉर्ड रादर देन प्लेनेट इटसेल्फ। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम ये मानते थे कि जिस भी प्लेनेट की दशा आती है, और ऐसा हम मानते हैं, तो उसी प्लेनेट के रिजल्ट मिलेंगे उस दशा के अंदर। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में हम ये मानकर चलते हैं कि वो प्लेनेट जिस भी नक्षत्र के अंदर है, तो वो प्लेनेट अपनी दशा में उस नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देगा। अब नक्षत्र लॉर्ड के किस तरीके से रिजल्ट देगा वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। फर्दर इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ब्रीफ में अभी बता देता हूं, क्योंकि टर्म कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो आपको लगेगा मैं क्या बताने लग गया। वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बर्थ चार्ट होता है जिसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे 16 तो मिनिमम डिविजनल चार्ट हैं या वर्ग कुंडलियां हैं। मगर इन प्रैक्टिस लोग 30 से 40 वर्ग चार्ट्स को यूज करते हैं, तो एक ओरिजिनल चार्ट देखना ही डिफिकल्ट है। इसके बाद हम डिविजनल चार्ट में चले जाते हैं। हर चीज के लिए एक अलग डिविजनल चार्ट बना हुआ है और उनको एनालाइज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफी स्कैटर्ड है, काफी फैली हुई है, और फैली हुई चीजों में से हमें रिजल्ट निकाल कर लाना क्वाइट डिफिकल्ट है। इसलिए केपी के अंदर क्या है, द केपी टेक्निक ऑन द अदर हैंड यूजेज ओनली ए फ्यू टूल्स दैट रिमेन कांस्टेंट इन एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पर लिमिटेड टूल्स हैं, बहुत कम टूल्स हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत मैथमेटिकल कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, केवल भावों के बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, और उसी के बेस पर हम बिल्कुल सटीक यहाँ पर प्रेडिक्शन दे पाएंगे। फर्दर जो केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो दूसरा सबसे बड़ी डिफरेंस है, बाकी डिफरेंसेस की मैं लेटर ऑन बात करूंगा समझाने के बाद, कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते। जैसे कैसे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते कि कोई पर्सन आपसे आकर पूछता है कि मैं सपोज मुझे अभी जयपुर जाना है, मैं चला जाऊं क्या? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई तरीका नहीं है कि हम देखकर बताएं कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में आप बिल्कुल बता पाएंगे। आप चाहते हो कि आपका 2 कॉलेजेस में एडमिशन हो गया है, आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस मामले में कुछ भी आपको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि कुंडली से ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा कि आपको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बताएगी कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको यह भी नहीं बता सकती कि एक पर्टिकुलर ट्रेन कितने बजे आएगी, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी आपको यह बता पाएगी कि ये ट्रेन कहीं से चली है तो वो कितने बजे आएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको ये नहीं बता सकती कि आपके घर पे कोई लेटर आने वाला है, वो कितने बजे आएगा, किस डेट को आएगा। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बता पाएगी, आप यदि वेट कर रहे हैं घर पर बैठकर कि शाम को लेटर आएगा, 3 बजे लेटर आएगा, 3:30 बजे लेटर आएगा, ये सारी चीजें बताएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत मैक्रो है, बड़ी बड़ी बातें हैं उसके अंदर, और उन बड़ी बड़ी बातों में से छोटी बात निकाल कर लाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए सालों साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब पहले सालों साल की पढ़ाई चाहिए, इसके बाद कुंडलियों पर गहन आपको रिसर्च चाहिए, तब जाकर आप थोड़ी बहुत सफलता उसमें पा सकते हैं। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल टूल है, यहाँ पर 2 × 2 4 होता है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 2 × 2 0 भी हो सकता है, 2 × 2 22 भी हो सकता है, और 2 × 2 2002 भी हो सकता है।
अब क्या होगा वो डिसाइड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी में आप हर चीज के बारे में एक पर्टिकुलर वे है, एक जो प्रेडिक्शन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा वो आपको एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन देगा, एक दूसरे के पास जाऊंगा वो दूसरी प्रेडिक्शन देगा, तीसरे के पास जाऊंगा तीसरी प्रेडिक्शन देगा। सब लोगों की प्रेडिक्शन मैच नहीं करेंगी। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप 10 लोगों के पास भी जाओगे तो उनकी प्रेडिक्शन मैच करेंगी। वो एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको वही चीजें बताएगा। सबके लिए वही चीजें हैं, सबके लिए वही नियम है। सब नियमों को पढ़ने के बिल्कुल वेल डिफाइंड तरीके हैं कि ये चीज होगी तो इसे हमें इस तरीके से पढ़ना है, ये चीज होगी तो इसे इस तरीके से पढ़ना है। तो इसके अंदर जो आपकी प्रेडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और सटीक होती है। आप प्रेडिक्शन देते टाइम श्योर होते हो कि मैंने जो प्रेडिक्शन दी है वो ही होने वाला है और एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है। फर्दर केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णा मूर्ति जी ने लिखी थी तो उन्होंने एक वर्ड कहा था कि यहाँ पर हम संभावनाएं नहीं बोलते जो कि हम वैदिक में बोलते हैं कि ऐसा होगा, हो सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा कंसेप्ट होता है, जो हम किसी भी कोई भी हमारे पास कुंडली दिखाने आता है तो उसको हम बोलते हैं आपके साथ ये घटना हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में आप या तो कहोगे होगा या नहीं होगा, बीच की स्थिति में नहीं रखोगे। तो ये मोर असर्टिव है, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी के एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के एडवांटेजेस बता रहा हूं। केपी एस्ट्रोलॉजी की हमारी क्लास है तो जिस चीज के अंदर अभी हम जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, तभी हम सीखेंगे। फिर केपी एस्ट्रोलॉजी में एक दूसरी बात बता देता हूं, ये आपकी डिवाइन पावर से ही आप सीख सकते हो। आपको मेंटली भी प्योर होना पड़ेगा, आत्मा से भी प्योर होना पड़ेगा और आपको ईश्वर में ध्यान भी रखना पड़ेगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में ईश्वरीय शक्ति का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। इसके अंदर हम एक टर्म यूज करेंगे रूलिंग प्लैनेट्स, और रूलिंग प्लैनेट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है केपी एस्ट्रोलॉजी में। और वो रूलिंग प्लैनेट एक्चुअली देवीय शक्ति है जो हमारी प्रेडिक्शन के टाइम पर मदद करती है। और देवीय शक्ति किसकी मदद करेगी? जो मदद करने के लिए पात्र होगा, सुपात्र होगा उसकी ही मदद करेगी, उसकी ही प्रेडिक्शन सही जाएगी। मगर जो कुपात्र होगा उसकी कोई भी देवीय शक्ति कभी मदद नहीं करती। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में भी वो मदद नहीं हो पाएगी उसकी, और वो सही चीजें पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि कुछ करना है, यदि सीखना है, तो पहली बात यह है कि हम सुपात्र बने, कुपात्र की बजाय। ईश्वर में हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और ईश्वर की प्रेरणा से ही हम यहाँ पर प्रेडिक्शन देने में सफल होंगे। अब आता है, देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको भूमिका बनाई थी कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं। हालांकि ये मैं बताए बगैर भी आगे निकल सकता था, पर भी मैंने ये बताया कि वैदिक से केपी का किस तरीके का डिफरेंस है। अब हमें कुंडली के अंदर क्या देखना होता है, क्या प्रोसेस होता है बेसिकली जब हम किसी की चीज की प्रेडिक्शन देते हैं। तो प्रेडिक्शन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि किसी की कुंडली में वो घटना घटित हो भी सकती है कि नहीं, इसके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं या नहीं, उसे बोलते हैं प्रॉमिस। तो हम जब भी किसी भी कुंडली को सर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज करें, तो सबसे पहला काम देखा जाता है कि इसमें वो घटना घटित भी हो सकती है कि नहीं। प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि आपने इंजीनियरिंग की है तभी तो आप इंजीनियर बनेंगे। अब आपने इंजीनियरिंग की नहीं है, आप 7th में पढ़ते हो और आप सोचो कि आप इंजीनियर बन जाओगे, तो आप किसी भी तरीके से नहीं बन सकते। तो आपकी कुंडली के अंदर वो कॉम्बिनेशन या कैपेबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए उस चीज की, कि आपकी एजुकेशन हायर एजुकेशन होगी तो आपकी कुंडली ये बतानी चाहिए इसके अंदर हायर एजुकेशन है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कुंडली में आप में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। दूसरा पार्ट होता है कि वो कब घटनाएं होंगी। पहला बात तो यह है कि वो है, होगी या नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस। अब वो घटना कब घटित होगी, उसके 2 कंपोनेंट हैं। आपकी दशाएं लगातार बदलती रहती हैं समय के साथ। जो हमारी कुंडली फिक्स है वो स्टैटिक पैरामीटर है, उसके अंदर सभी चीज फिक्स हैं, वो कोई नहीं बदल सकता। जिस दिन हम पैदा हुए उस टाइम पर आकाश में जो भी ग्रहों की स्थिति थी उसके बेस पर एक हमारी चार्ट बना दिया गया। वो चार्ट और कुछ भी नहीं है, वो आकाश है जिसे हमने कागज पर उतारा है कि उस वक्त पर कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर चल रहा था, कितने डिग्री पर था, कहाँ बैठा हुआ था, उसका हमने एक पेपर प्रिंट ले लिया है जिसे हम कुंडली बोलते हैं, वो फिक्स है। मगर उसके अंदर जो दशाएं हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। दशाओं को यहाँ पर DBA बोलेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी में दशाओं को बोलेंगे DBA। डी मीन्स दशा, जिसे हम वैदिक में महादशा बोलते हैं। बी का मतलब यहाँ पर होगा भुक्ति,
जिसे हम वैदिक में अंतरदशा बोलते हैं। एका यहाँ पर मतलब होगा अंतरा, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पीडी बोलते हैं, प्रत्यंतर दशा। तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी दशाओं में बदल जाएगी। दशाओं को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बोलेंगे डी बी ए। डी मीन्स दशा, दैट इज महादशा, बी मीन्स भुक्ति एंड ए मीन्स अंतरा। तो ये टर्म मैं आगे भी बताऊंगा। और तीसरी चीज यहाँ पर होती है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि देखिए आपकी कुंडली फिक्स है, उसके अंदर ग्रहों की स्थिति फिक्स है। आप जब पैदा हुए तो आपकी दशाएं भी पता पहले से ही फिक्स होगी कि किस पीरियड में आपकी किस चीज की दशा आएगी, वो भी फिक्स है। वो आप जब किसी भी कहीं से भी कोई अपनी कुंडली देखते हो उसमें चीजें सारी फिक्स होती हैं। मगर ट्रांजिट का मतलब होता है गोचर। गोचर में क्या होता है कि जो ग्रह लगातार आपके आकाश के अंदर चलते रहते हैं और उनकी स्थिति डेली बेसिस पर हर समय लगातार बदलती रहती है। तो हर समय लगातार बदलती रहती है, उसी तरीके से हमारी लाइफ की किस्मत बदलती रहती है। लाइफ के अंदर होने वाले इवेंट के होने और नहीं होने की पॉसिबिलिटी बनती रहती है। अच्छा फल मिलेगा या खराब फल मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बनती रहती है। तो जब भी हम किसी भी कुंडली को देखते हैं तो उस कुंडली को देखने में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, अब ये हमारा कोर्स की यहाँ से शुरुआत है। अभी तक जो मैंने बताया था वो एक इंट्रोडक्शन था व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी, कि आप जब भी किसी भी कुंडली को देखेंगे हमारा पहला काम होता है कि उसके अंदर प्रॉमिस देखना। दूसरा काम होता है कि जब प्रॉमिस है तभी कोई चीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फर्स्टली, अब क्या प्रॉमिस है तो हो जाएगी क्या? तब वो होगी कब? उसका टाइम होता है दशा, भुक्ति और अंतरा। आपकी अप्रोप्रिएट दशा आनी चाहिए, उनको हम किस तरीके से देखेंगे, हर चीजों पर हम यहाँ पर काम करेंगे। और ट्रांजिट को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो इस पर मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम जोडियक सिस्टम की। ये आपकी एस्ट्रोलॉजी की बिगिनिंग है। ये पहला आपका स्टेप है एस्ट्रोलॉजी में। ये हमारा स्काई बना हुआ है, यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, हमें मालूम है। अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा रिवॉल्व करता है। तो ये आपका सूर्य है। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना गया था कि अर्थ तो फिक्स है और अर्थ के अराउंड सभी ग्रह आपके रिवॉल्व करते हैं, जबकि एक्चुअल में हमें पता है कि सूर्य फिक्स है और उसके अराउंड ग्रह रिवॉल्व करते हैं। मगर हम इस तरीके से मानकर चलते हैं कि अर्थ को हम फिक्स मान के चलते हैं, इसको जियोसेंट्रिक सिस्टम बोलते हैं। जबकि एक्चुअल में सूर्य आपका फिक्स है, उसकी जगह फिक्स है, बाकी ग्रह उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसको हम हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं। मगर जो एस्ट्रोलॉजी है वो जियोसेंट्रिक है, उसके अंदर अर्थ को एक जगह पर स्टेशनरी माना गया है और सूर्य उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये आपका सूर्य है और इसके अराउंड 9 डिग्री अबव दिस और 9 डिग्री नीचे। ये एक्चुअली एक ऐसा रीजन है, हाइपोथेटिकल रीजन है, कोई डिफाइंड नहीं है बाउंड्रीज। उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपके सभी ग्रह रिवॉल्व करते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रिवॉल्व करते हैं। वो 9 डिग्री 18 डिग्री का एक पूरा रीजन है जिसको आप सर्कल भी बोल सकते हो। और उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो 9 डिग्री इसके अबव है और 9 डिग्री बिलो है, मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन बोलते हैं इसको। और ये 9 डिग्री नीचे है, उसको हम साउदर्न डायरेक्शन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपके सभी ग्रह रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो रीजन है ये ऑलरेडी 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये पूरा आपको पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का एक पूरा रीजन है और वो 360 डिग्री के रीजन को 30 डिग्री के, यहाँ पे ये प्लेन है मगर ये एक्चुअली सर्कुलर या स्फेरिकल है, उसमें 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसमें ये एक 30 डिग्री का पार्ट है पहला, फिर दूसरा 30 डिग्री का पार्ट है, तीसरा 30 डिग्री का पार्ट है। ऐसे वो 30 डिग्री के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला 30 डिग्री का पार्ट है इस रीजन के अंदर, उसमें एक राशि आती है जिसे हम बोलते हैं एरीज या मेष राशि। यहां से हम गणना शुरू करते हैं या काउंटिंग शुरू करते हैं। ये पॉइंट है 0 डिग्री। 0 से आगे बढ़ते जाएंगे और 30 डिग्री पर जब हम पहुंच जाएंगे तो एक राशि है जिसे हम बोलते हैं एरीज या मेष राशि। इसके बाद दूसरी राशि आती है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, वो आपकी टॉरस या वृषभ राशि है। फिर 60 से 90 डिग्री तक हमारी तीसरी राशि आती है जिसे हम जेमिनाइन या मिथुन बोलते हैं। 90 से 120 तक चौथी राशि आती है। स्काई के अंदर ये फिक्स है ऑलरेडी राशि। कैंसर है जो कि 120 डिग्री तक है। इसके बाद 120 से 150 तक आपकी सिंह राशि है, लियो जिसे बोलते हैं।
150 से 180 तक आपकी वर्गो राशि है जिसे कन्या बोलते हैं। 180 से 210 तक लिब्रा राशि है जिसे हम तुला भी बोलते हैं। एंड 210 से 240 तक स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि है। 240 से 270 तक सेजिटेरियस या धनु है। एंड 270 से 300 तक कैप्रिकॉन है। 300 टू 330 एक्वेरियस या कुंभ है। और उसके बाद आपकी पाइसेस है। तो ये जो आपका स्फीयर है या जिसे हम सर्कल मान लें समझने के लिए, तो ये 360 का डिग्री का सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो हर एक पार्ट के अंदर एक राशि है, वो ऑलरेडी फिक्स है। अब राशि फिक्स है मगर जो प्लेनेट फिक्स नहीं है वो लगातार इसके अंदर घूमते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो आपने सुना होगा ये प्लेनेट इस राशि में आ गया। अब जैसे हम किसी भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि आपका जुपिटर है, वो अभी एट प्रेजेंट 2 साइन में चल रहा है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है। 1 से गया 2 में चला गया, अब 2 से वो आगे चलता चलता जाएगा 3 में, और ऐसे 4 में जाएगा, 5 में जाएगा। इस तरीके से सभी प्लेनेट मूव करते हैं। तो एरीज साइन से, मेष राशि से वो प्लेनेट चलता हुआ टॉरस में जाएगा। अब ये राशियां फिक्स हैं, प्लेनेट इनके आगे से निकलते हैं। जैसे आपका घर फिक्स है, उसके आगे से कोई एक स्कूटर निकला, वो इसके बाद आपके अगले वाले घर के आगे से निकला। इसी तरीके से ये सारी राशियां ऑलरेडी फिक्स हैं स्काई के अंदर, और इन राशियों के अंदर सभी ग्रह एक एक करके एक राशि से क्रॉस करते हैं, दूसरे राशि के अंदर चले जाते हैं। ये होती है इनकी डायरेक्ट मोशन। ऑलवेज एरीज से टॉरस में जाएगा, टॉरस से जेमिनी में जाएगा, जेमिनी से कैंसर में जाएगा, कैंसर से लियो में जाएगा, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। मगर कभी कभी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, उसको मैं बाद में बताऊंगा, वो ग्रह हमें पीछे चलता हुआ नजर आता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। वो टॉरस से जेमिनी की तरफ जाने की बजाय एरीज की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। उसकी मोशन को हम वक्री या रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं, और वो पहुंच भी जाता है पीछे की राशि के अंदर, एरीज राशि के अंदर चला जाएगा। इट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन जो आपकी, तो वो जब प्लेनेट पीछे की तरफ चलता हुआ नजर आता है, नॉर्मल जो गति होती है प्लेनेट की इस तरीके से होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं इसे। ये आपका एरीज से टॉरस में जाएगा, टॉरस से जेमिनी में जाएगा, एंड इन दिस वे। मगर कभी कभी जब वो पीछे चलता हुआ नजर आता है, और राहु केतु जो 2 ऐसे ग्रह हैं जो पीछे चलते हुए नजर आते हैं, ऐसे ग्रहों की मोशन को हम रेट्रोग्रेड या वक्री मोशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके सभी ग्रह इन राशियों से गुजरते हैं। ये राशियां फिक्स हैं, इनकी पोजीशन फिक्स है आपका स्काई के अंदर, जिसे हम जोडिएक बोलते हैं। इस पूरे रीजन को जोडिएक सिस्टम बोलते हैं। ये एक बड़ा स्फीयर कंसीडर कर सकते हो स्काई के अंदर, और इस जोडिएक के अंदर सभी की सभी राशियां फिक्स हैं। प्लेनेट एक एक करके राशियों को क्रॉस करते चले जाते हैं। और आप जो सुनते हो कि अब ये ग्रह जो आप राशिफल वगैरह जो देखते हैं या टीवी पर जिनके वो ज्यादा देखे जाते हैं, वो इसी का खाते हैं। वो कि एक प्लेनेट आपका एरीज से टॉरस में चला गया तो वो तूफान मचा के रख देते हैं कि ये टॉरस के अंदर चला गया, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इन राशियों की किस्मत खुल रही है और इन राशियों की किस्मत बिगड़ रही है, वो सिंपली एक ग्रह के यहाँ से यहाँ पर जाने पर बताया जाता है। तो इस तरीके से जिसको हम ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं, और ये जो भी राशिफल देने वाले होते हैं वो गोचर के बेस पर राशिफल देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ओवरऑल जोडिएक सिस्टम है। सो ये जोडिएक इज इन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ अबाउट 9 डिग्री north and 9 degrees south encircling the heavens within which all the planets have their movements। मतलब ये 9 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन और 9 डिग्री साउथ डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके अंदर हमें जाना नहीं है। आपको केवल जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है वो ये होनी चाहिए कि ये राशियां फिक्स हैं और इनसे जो ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। अब जब हम बॉर्न होते हैं तो इसको पॉज कर देते हैं, जैसे आप इस वीडियो को पॉज कर दो, अभी ये पॉज है यहाँ पर। तो ये बॉर्न होते टाइम जैसे ही कोई पर्सन बॉर्न हुआ, यहाँ पर सूर्य बैठा है, यहाँ पर बुध बैठा है, यहाँ पर जुपिटर बैठा है, यहाँ पर मंगल बैठा है। अब ये सारा आपका इसका एक फोटो हम खींच लेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, वो फोटो आपकी कुंडली बन गई। ग्रह ने चलना बंद नहीं किया, मगर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट सारे ग्रह जिस जिस जगह पर भी मौजूद थे, उन ग्रहों को हम हमारी कुंडली के अंदर बिठा देते हैं। उस पर्टिकुलर चीज को हम जन्म कुंडली बोल देते हैं कि इस पर्सन की ये जन्म कुंडली है। मगर ग्रह लगातार चलते रहते हैं, उनकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। 10 मिनट के बाद कोई बॉर्न हुआ होगा तो ग्रहों की थोड़ी और पोजीशन बदल जाएगी। 2 दिन के बाद कोई बॉर्न हुआ तो ग्रह कहीं और किसी जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह रखे होते हैं वो उसकी हमारे बर्थ के टाइम पर जिस राशि के अंदर जो ग्रह बैठा होता है उसको हम जन्म कुंडली के अंदर प्लेस करते हैं।
डिवीजन ऑफ जोडियक इन 12 राशिस। अभी जैसे मैंने बताया था, जोडियक को आप एक पूरा स्फीयर कंसीडर करके चल सकते हो, और वो एक मैथमेट में इसको एक सर्कल मान लेते हैं। और सर्कल में इसको समझने के लिए मैं एक सर्किल बना देता हूँ। सर्किल में हमको मालूम है कि टोटल सर्किल के सेंटर पे 360 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे। इस तरीके से सेंटर पे यदि एंगल बनाया जाए तो वो टोटल 360 डिग्री का होता है। और उसको यदि ऐसी लाइनों से मैं 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 12 इक्वल पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट 360 को 12 से डिवाइड करने पर 30 डिग्री का हो जाता है, और उस हर एक पार्ट को एक राशि बोल देते हैं हम। तो इस तरीके से जोडियक सर्कल है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर एक इक्वल पार्ट की जो डिग्रीज होती हैं वो 30 डिग्री होती हैं ईच डिवीजन। और उस 30 डिग्री के डिवीजन को हम साइन और राशि बोल देते हैं। इंग्लिश में उसे हम साइन बोलते हैं और हिंदी में उसे राशि बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंग्लिश और हिंदी की टर्म मिक्स चलती है, क्योंकि बेसिकली ये संस्कृत से आई हुई है। तो ईच राशि इज डेजिग्नेटेड वन प्लेनेट एज इट्स लॉर्ड, जो मैं भी बताऊंगा यहाँ पर। तो ये मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपका पूरा एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर 360 डिग्री का। इस सर्कल में मैंने क्या किया है, 30 डिग्री के आपके लाइंस बना रखी है। 30 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ये 120 डिग्री पर, ये 150 डिग्री पर। अब क्या होगा, हम जब काउंटिंग शुरू करते हैं 0 डिग्री की, वो यहाँ से करते हैं, और 0 से 30 डिग्री तक एरीज साइन होता है, और ये यहां तक पहुंच जाता है तो इसको वन साइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री में टॉरस आएगा, 30 से 60 डिग्री में। तो इसको अब समझने की जरूरत है जिन लोगों को लॉन्गिट्यूड देखना नहीं आता। जैसे यहां पे पर्टिकुलर कोई मैं लाइन बना देता हूं 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री को हम क्या करते हैं, एक ये राशि क्रॉस कर चुका है 30 डिग्री की, और अगली राशि में वो 15 डिग्री आगे बढ़ा है। 45 डिग्री का मतलब यह है कि वो एरी साइन पूरी क्रॉस कर चुका है, और अगली राशि में वो 15 डिग्री आगे बढ़ा है। तो इसको हम वन साइन पास 15 डिग्री भी लिखते हैं। वन साइन और उसके आगे 15 डिग्री लिखते हैं। जब भी टॉरस में यदि वो 15 डिग्री पे होगा तो उसका मतलब होता है कि वो एरीज पूरी राशि क्रॉस कर चुका है। एरीज का नंबर 1 होता है। अब बाई द वे, वो जेमिनाइन साइन के अंदर कोई भी प्लैनेट 10 डिग्री पर है, 70 डिग्री उसकी टोटल है यहाँ से यहाँ तक। और यदि हम कहें कि वो मिथुन राशि है जेमिनाइन साइन में 10 डिग्री पर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जब जेमिनाइन साइन में पहुंचा तो उसने एरीज का एक पूरा साइन क्रॉस किया, टॉरस क्रॉस किया, 2 साइन पूरे क्रॉस किए, और वो तीसरे साइन के अंदर एंटर हो गया है, तो उसको हम लिखेंगे 2 साइन पास 10 डिग्री। ये भी लिखा जा सकता है। तो जेमिनाइन मतलब 3 साइन में जो प्लेनेट होगा उसका, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या बोगांस। जो ये डिग्रीज होती हैं इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और बोगांस, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। बेसिकली वो सर्कल नहीं होता, अर्थ के बेसिस पर बनाते हैं, पर स्टिल उसका जो लॉन्गिट्यूड और बोगांस जो होगा वो 1 साइन 2 साइन पास्ट 10 डिग्री। सपोज अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, यहां पर 130 डिग्री पर कोई प्लेनेट बैठा है, लियो साइन में 130 डिग्री पर बैठा है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, 130 डिग्री तो एक तरीका हुआ, मगर ये 5वां साइन है लियो, 5th साइन है काउंटिंग में हमारी राशियों में। पहला एरीज है, दूसरा टॉरस है, तीसरा जेमिनी है, चौथा कैंसर है, और 5वां लियो होता है। तो वो 1 2 3 4 साइन पूरे चल चुका है, और 5वें में एंटर हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 4 साइन पास्ट। लियो में जितने भी डिग्री पर है, सपोज वो 12 डिग्री पर है, तो उसको 4 साइन पास्ट 12 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये राशियां परिवर्तित होती हैं। इनका नंबर पता होना चाहिए कि एक राशि 0 से 30 डिग्री का मतलब एरीज है, 30 to 60 का मतलब टॉरस है, और 60 to 90 का मतलब जेमिनाइन है, 90 to 120 कैंसर है, एंड सो ऑन। इनकी हमें सभी की डिग्रीज का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम इसको डिवाइड करेंगे। मगर राशियों का मतलब तो आपको अब समझ में आना ही चाहिए बेसिकली, कि राशियों का मीनिंग एक्चुअली क्या है। जब हम कुंडली में किसी भी राशि को रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। एरीज राशि है तो एरीज राशि जहां भी रखा होगा उसकी जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 साइन पास समथिंग लिखा जाएगा, क्योंकि एक भी साइन क्रॉस नहीं होता जब एरीज में कोई भी प्लेनेट होता है। तो इन दिस वे ये पूरा जो जोडिएक है उसको आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 30 डिग्री के जो 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उस हर एक पार्ट को एक राशि बोलते हैं। इन दिस वे इन राशियों की नंबरिंग भी होती है। जो एरीज साइन है उसे 1 नंबर देते हैं, टॉरस को 2 देते हैं, जेमिनाइन को 3 देते हैं, कैंसर को 4 देते हैं, लियो को 5 देते हैं, वर्गो को 6 देते हैं, लिब्रा को 7 देते हैं, स्कॉर्पियो को 8 देते हैं, सेजिटेरियस को 9 देते हैं, कैप्रिकॉन को 10 देते हैं, एक्वेरियस को 11 देते हैं, पाइसेस को 12 देते हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी वो बियर करें मेरे साथ, क्योंकि मेरी ट्राई है कि मैं छोटी सी चीज़ भी बताकर आगे बढ़ूं, जिससे कोई भी ऐसा ना रहे आगे चल के कि जिसे पता ही नहीं हो कि एक्चुअली राशि क्या है। अब आता है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ये मैंने सभी प्लैनेट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। बेसिकली आपके टोटल एक्चुअल में प्लैनेट 6 हैं,
जो कि सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये इसको हमें जियोसेंट्रिक सिस्टम मानकर चलते हैं। जियोसेंट्रिक का मैंने अभी मतलब बताया था कि हम जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है और सूर्य भी उसके अराउंड मूव कर रहा है। एक्चुअली रिलेटिव मान लेते हैं, एक्चुअल में तो अर्थ मूव कर रही है सूर्य के अराउंड। तो एक चीज मूव करती है तो रिलेटिवली दूसरी चीज भी डिस्प्लेस होती है। जैसे हमारे घर के आगे से स्कूटर निकल के गया तो मूव तो स्कूटर ही कर रहा है, मगर आपका घर भी तो उससे पीछे होता जा रहा है। स्कूटर वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि आपका घर उससे पीछे हो रहा है। तो उस तरीके से इसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि रिवॉल्व तो एक्चुअली अर्थ कर रही है, मगर हम ये मान लेते हैं कि यदि अर्थ को स्टेशनरी मान लिया जाए या हम अर्थ से बैठ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि सन की पोजीशन बदलती हुई हमें नजर आती है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो प्लेनेट तो 6 ही है बेसिकली, जिसे 9 बोलते हैं। उसमें आपका जो प्लेनेट है हमें पता है ये सूर्य देव है, और इनसे सबसे नजदीक प्लेनेट है वो मरकरी है, याद रखना है हमें। इसका भी सिग्निफिकेशन होता है। मरकरी है तो कुंडली में जब किसी की में भी देखोगे तो सूर्य और मरकरी प्लस पास पास बैठे होते हैं, आपने देखा होगा। उसका रीजन ये होता है कि सूर्य के बहुत क्लोज है, डिग्री वाइज भी क्लोज है, क्योंकि ये 9 डिग्री अबव एंड 9 डिग्री बिलो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सारी चीजें मूव करती हैं। ये उधर चला जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, देखिए घूमता हुआ, और इधर है तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो 18 डिग्री का एक टोटल रीजन है जिसके अंदर ये सभी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। मगर जो मरकरी है वो सूर्य के बहुत क्लोज होता है। तो सभी की कुंडलियों में मरकरी और सूर्य बहुत पास पास होते हैं। जो सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है वो वीनस है सूर्य के, तो ये भी जनरली पास में ही होते हैं, मरकरी, वीनस और सूर्य। फिर अर्थ आती है हमारी। तो ये इंटरनल प्लेनेट कहलाते हैं तीनों, मरकरी, वीनस और सूर्य। ये अर्थ के अंदर है। और ये इसके बाद आप जाओगे तो ये आपका मार्स है रेड कलर का, ये नेक्स्ट है अर्थ से। फिर जुपिटर है जो सबसे बड़े साइज का है, इसको देख लीजिएगा। और ये सैटर्न है जिसके अंदर रिंग है। अब इनके पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस हैं प्लैनेट्स के, हालांकि मैं यूजफुल सिग्निफिकेशंस पे अलग हमारी क्लास होगी और उसमें मैं सबके बारे में बताऊंगा। पर यहाँ पर इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर आप समझें जिससे कि आप इनके बारे में जान पाएंगे, इनकी नेचर के बारे में जान पाएंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि बेसिकली मैं बताना चाहता हूं जिससे कि ये चीज़ें माइंड के अंदर डेवलप हो, हम रटे ना चीज़ों को समझ पाए। तो मरकरी देखिए ये बहुत छोटा ऑर्बिट है इसका, तो ये बहुत जल्दी से रिवॉल्व कर लेता है। तो एक राउंड ये काफ़ी कम समय में लगाता है, सबसे कम समय में राउंड ये लगाता है। ऐसे ही वीनस का भी ऑर्बिट छोटा है तो ये भी राउंड अराउंड सन जल्दी ही लगा लेता है। मार्स का भी ऑर्बिट उतना बड़ा नहीं है तो ये भी आपका लगाता है। फिर जुपिटर का ऑर्बिट और बड़ा हो गया, इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। और सैटर्न का सबसे बड़ा ऑर्बिट है, तो सैटर्न को बोलते हैं शनेश्वर बोलते हैं हम। शनेश्वर का मतलब होता है जो स्लो चलता है। अब स्लो चलता है फास्ट चलता है वो बात की बात है, मगर इसका ऑर्बिट इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक पूरा राउंड लगाने के अंदर इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो एक राशि के अंदर ये सबसे अधिक समय तक टिका रहता है, रुका रहता है। जिस राशि में चला गया उसमें ये करीब करीब 2.5 साल तक वहाँ पर रुका रहेगा। इसी तरीके से आपका जो जुपिटर प्लेनेट है इसका देखिए साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे शुभ ग्रह मानते हैं। शुभ ग्रह का यहाँ पर सिग्निफिकेशन ये है, इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होने से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर आकर अटैक करना चाहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ये अर्थ पर नहीं आने देगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा उन सभी को। तो ये अर्थ को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जो भी आपके एस्टेरॉइड्स या जो भी पार्टिकल्स जाकर गिरते हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल जुपिटर के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरीके से इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। तो लाइफ के अंदर इसको एक्सपेंशन का कारक भी मानकर चलते हैं। और सैटर्न क्योंकि स्लो मूव करता है तो इसको लाइफ के अंदर स्लोनेस का कारक भी मानते हैं कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस होने पर चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर ये प्लेनेट हमने बताए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके स्पेसिफिक सिग्निफिकेशंस में आपको लेटर ऑन सब कराऊंगा एक एक करके। अब ये जो अर्थ है इसके अराउंड आपका एक, ये तो 6 ही प्लेनेट हुए। फिर 7वां जब हम मून है, क्योंकि वो अर्थ के बहुत नजदीक है, वो आपका सैटेलाइट है, उसको भी हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लेनेट मानकर चलते हैं। तो ये टोटल 7 प्लेनेट तो ये हो गए। अब यहाँ पर द सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आवर सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द सन। 9 planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto alongside belt of asteroids revolve in elliptical orbit around the sun। तो यहाँ पर ये 3 प्लेनेट और हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये भी रिवॉल्व करते हैं। इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी द लास्ट 3 planets मीन्स यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो हैव नो प्लेस
इसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं, मगर किसी पर्सन रिलेटेड, नेटिव से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी में इन्हें यूज नहीं करते। ये भूकंप या इस तरीके की घटनाओं के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पर इनकी डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंच पाते ठीक से, तो वो किसी पर्सन की लाइफ में उतना इन्फ्लुएंस नहीं डालते। इसलिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में इन्हें नहीं मानते, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, मून एंड टू शेडोई प्लैनेट्स राहु एंड केतु आर ट्रीटेड एज प्लैनेट्स। अब राहु केतु बेसिकली कोई प्लैनेट नहीं है, ये बिंदु हैं दो जिन्हें हम छाया ग्रह भी बोलते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में इन्हें भी एक प्लैनेट की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो राहु और केतु का क्या सिस्टम है? ये हमारा एक ऑर्बिट है जिसमें पाथ है जिसके अलोंग मून रिवॉल्व करता है, उसे मून का पाथ मान लीजिए, एप्लिप्टिक है ये आपका, और ये मून इस पाथ के अलोंग रिवॉल्व करता है। ये एक दूसरा पाथ है जिसके अंदर सन रिवॉल्व करता है। सन तो रिवॉल्व नहीं करता, वैसे तो अर्थ करती है, मगर मैंने बता दिया कि हम उसको मानकर चलते हैं कि ये सन रिवॉल्व करता है। ये दोनों का जो पाथ है एक्लिप्टिव, ये इन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एक यहां पर इंटरसेक्ट करता है और एक यहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो अर्थ और सन और मून का पाथ जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक नॉर्दर्न डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करता है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर है, ये सदर्न पार्ट है। तो जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करता है उसको हम नॉर्दर्न नोड बोलते हैं, और नॉर्दर्न नोड को ही केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु की जगह नॉर्दर्न नोड भी यूज किया जाता है। तो नॉर्दर्न पार्ट में जहां पर आपका लूनर पाथ मतलब मून का पाथ और सोलर पाथ इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर करते हैं उसे हम राहु कहते हैं, और इसी तरीके से सदर्न पार्ट में जब आपका ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम केतु बोलते हैं, जिसे हम सदर्न नोड भी बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है, दीज आर ओनली पॉइंट्स जिन पर ये दो पाथ मीट करते हैं। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट को भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, अब क्योंकि ये पाथ लगातार मूव करता रहता है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदलता रहता है, इसी तरीके से आपका क्या होता है कि ये राहु और केतु की मोशन भी आपकी मानी जाती है कि ये भी मूव कर रहे होते हैं, ये पॉइंट मूव कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, और इनकी जो मोशन राहु और केतु की बाकी ग्रहों से अपोजिट होती है। ऑलवेज ये वक्री या रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था पीछे, यदि बाकी ग्रह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे कि आपका जुपिटर यहां से आ जाएगा, मगर राहु केतु ऑलवेज उल्टा मूव करेंगे। 11 ये 1 से 12 में आएंगे, 12 से 11 आएंगे, जिसको हम रेट्रोग्रेड मोशन मानकर चलते हैं। ये राहु केतु का आ गया। अब आ जाता है साइन एंड देयर लॉर्ड्स। तो सभी 12 राशियों का स्वामित्व किसी न किसी प्लेनेट के ऊपर दिया हुआ है। हर एक प्लेनेट पर आपकी कुछ ना कुछ राशियों का स्वामी होते हैं, वो लॉर्ड होते हैं उन राशियों के। इसमें राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वो अपना आप में कोई प्लेनेट है ही नहीं, वो पॉइंट है, तो वो किसी भी साइन राशि के लॉर्ड नहीं है। ये 12 राशियां जो मैं अभी आपको बता कर आया हूँ वो की वही राशियां लिखी है मैंने। एरीज, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये 12 राशियां हैं। ये उनके हिंदी नेम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इन राशियों पर लॉर्डशिप है जो मैंने यहाँ पर अलग से बना रखी है कि जो सूर्य है सन, वो 5 साइन मतलब सिंह राशि या लियो साइन का लॉर्ड है। हमें इनका नंबर सबका याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है वो कर ले, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सन इज द लॉर्ड ऑफ 5 साइन। ऐसे ही मून भी एक ही राशि का लॉर्ड है 4 साइन का। कैंसर या कर्क राशि का स्वामी होता है मून। तो ये जो 2 प्लेनेट हैं ये केवल एक एक राशि के स्वामी हैं। बाकी मार्स आपका 1 और 8 का स्वामी होता है, मरकरी 3 और 6 का स्वामी होता है, जुपिटर 9 और 12 का स्वामी है, वीनस 2 और 7 का स्वामी है, सैटर्न 10 और 11 का है। राहु और केतु पर हम कोई भी लॉर्डशिप मानकर नहीं चलते, मैं केपी के हिसाब से बता रहा हूँ। वन मोर थिंग, ये मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा हूँ मैं केवल एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये चीज़ें आती हैं। तो अभी आपको किसी को भी ग्रुप में इनमें से किसी चीज़ में कोई डिफिकल्टी हो, वो मेरे को डायरेक्टली मैसेज करेगा, तो मैं फिर उससे डिस्कस कर लूँगा। वो यदि किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी है तो मैं उसको या तो वीडियो भेज दूंगा या उनकी अलग से क्लास ले लूँगा। तो अभी मैं ये केवल रिवीजन के पर्पज से, तो थोड़ा फास्ट भी हो सकती है मेरी स्पीड, तो वो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप में से सभी को इतना बेसिक आता होगा।
और इतना बेसिक आता है, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी ये चीज़ें बता रहा हूँ। मगर किसी को कोई इसमें डिफ़िकल्टी हो, यदि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो मुझे बताए, तो आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, या मैं अपने वीडियोस भेजकर उसको समझा दूंगा, इसके बाद क्लास ले लूँगा। इसलिए वरी ना हो यदि किसी को इसमें कोई डिफ़िकल्टी लग रही हो तो। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्लैनेट्स का मैंने एस्पेक्ट भी लिया हुआ है। एक कुंडली के अंदर प्लैनेट एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, चलो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अब क्या है कि जो जोडिएक का जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो मैंने बताया, जोडिएक डिवीजन, जोडिएक आपका साइन में डिवाइडेड है, इसके बाद वो आगे डिवाइड होगा, वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जब हर एक राशि को फर्दर इस जोडिएक को नक्षत्रों में डिवाइड कर रखा है। अभी तक मैंने डिवीजन सिखाया था कि एक 360 डिग्री का जो रीजन है उसको 12 बराबर राशियों में डिवाइड कर रखा है, और 12 राशियों को हमने नेम दे दिए थे अलग अलग। अब जो केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली नक्षत्रों पर बेस्ड है, तो ये इस पूरे जोडिएक को 360 डिग्री के रीजन को 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया हुआ है, टोटल 27 नक्षत्रों में। यदि हम 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करें, डिवाइड करके भी मैं आगे अभी बताऊंगा आपको, तो जो 360 डिग्री के रीजन को यदि मैं 27 से डिवाइड करूं, तो एक पर्टिकुलर रीजन जो आएगा उस पार्ट की वैल्यू आएगी 13 डिग्री 20 मिनट्स, और ईच पार्ट इज कॉल्ड ए स्टार और ए नक्षत्र। तो जिस स्फीयर को पहले आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, उसी स्फीयर को अब हम 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर हर एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी, ये सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पर नक्षत्रों का काफी यूज होने वाला है इसमें। तो हर एक पार्ट की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक नक्षत्र यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, और नक्षत्र को यदि मैं केवल मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लूँ तो वो 800 मिनट्स का होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं कमिंग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बता दूंगा। तो अभी आपको ये याद रख के चलना है कि आपके पूरे जोडिएक के अंदर 12 राशियां थी, तो टोटल 27 नक्षत्र थे। हर एक राशि आपकी 30 डिग्री की थी, मैंने अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था। उसी तरीके से हर एक नक्षत्र आपका 13 डिग्री 20 मिनट या 800 मिनट्स का होता है। केवल डिग्रीज में लिखूंगा तो 13 डिग्री 20 मिनट्स, और उसको यदि मैं मिनट्स में लिखूंगा तो 800 मिनट्स का होता है। ईच नक्षत्र इज डेजिग्नेटेड एज वन प्लेनेट एज ए लॉर्ड और ऑनर। अभी जैसे राशि थी 12, उनको आपने लॉर्ड दे रखे थे। यहाँ पे देखिए, मैंने राशियों को लॉर्ड दे रखे थे। 5 साइन का लॉर्ड सन है, 4 साइन का लॉर्ड मून है। तो हर एक राशि के राशि स्वामी थे ये। इन्हें हम लॉर्ड भी बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं, राशि स्वामी भी बोलते हैं। उसी तरीके से आपके जो 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों के भी लॉर्ड होते हैं, जिनको मैं बताऊंगा। हमें पूरे के पूरे 27 नक्षत्र याद होने चाहिए, उनके लॉर्ड याद होने चाहिए। जिसे याद नहीं है वो याद कर ले। अब देखिए डिवीजन किस तरीके से हो रहा है। डिवीजन ऑफ जोडिएक इनटू 27 नक्षत्रास। ये वही जोडिएक है, ये वही सर्कल है। इस सर्कल को लिया मैंने, और इस सर्कल को मैंने 30 डिग्री के 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट है वो एरीज साइन था, दूसरा पार्ट टॉरस था, तीसरा पार्ट जेमिनाइन था, और इस तरीके से 12 राशियां हो गई। अब मैं जब इसको 27 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा इक्वल, तो एक पार्ट के हिस्से में 13 डिग्री 20 मिनट आएगी। वन पार्ट के हिस्से में 13 डिग्री 20 मिनट आएगी, तो एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर 13 डिग्री 20 मिनट्स का। दोनों को ऐड कर लूंगा तो 26 डिग्री 40 मिनट हो गया यहाँ पर। तो 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब पहला नक्षत्र खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट पर दूसरा नक्षत्र खत्म हो गया, और आपका 26 डिग्री 40 मिनट हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मगर ये राशि केवल 30 डिग्री की है। तो तीसरा जो नक्षत्र आएगा उसका कुछ हिस्सा तो इसी राशि में रह जाएगा, बाकी हिस्सा अगली राशि में चला जाएगा। क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब 26 डिग्री 40 मिनट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आपके पास बचा ही कुछ नहीं, 3 डिग्री 20 मिनट बचा केवल नेक्स्ट नक्षत्र के लिए। तो वो यहाँ पर होगा, उसका रिमेनिंग 10 डिग्री अगले राशि के अंदर आएगा। तो इस कुंडली के अंदर जब आप उसको नक्षत्रों में डिवाइड करेंगे, तो एक पर्टिकुलर राशि के अंदर केवल 2.25 नक्षत्र आएंगे। 2 पूरे नक्षत्र और एक 1/4 नक्षत्र। तो एक पर्टिकुलर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आएंगे। इसी तरीके से अगली राशि में भी 2.25 नक्षत्र आएंगे। उससे होगा क्या कि एक ही नक्षत्र एक से ज्यादा राशियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो 13 डिग्री 20 मिनट का जो नक्षत्र होता है, इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पार्ट की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट्स।
एक नक्षत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हर एक पार्ट की वैल्यू होती है 3 डिग्री 20 मिनट। इसको चरण या पद बोलते हैं। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। जो 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र होता है उसके 4 हिस्से होते हैं। उन चारों हिस्सों को उसके हम पद या चरण बोलते हैं। हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो जब जोड़ी एक को हम 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो एक ही पर्टिकुलर राशि के अंदर एक पहला नक्षत्र आएगा, दूसरा नक्षत्र आएगा और तीसरे पूरे नक्षत्र को आने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होगी। तो उसका केवल एक पद आएगा 3 डिग्री 20 मिनट का। बाकी का पार्ट अगली राशि के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरे पोर्शन को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर 27 अलग अलग नक्षत्रास मिलेंगे। और उन 27 नक्षत्रास को हमको नाम भी पता होना चाहिए और उनकी लॉर्डशिप भी मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, नेम ऑफ नक्षत्रास मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो होता है अश्वनी नक्षत्र, नंबर 1, और उसकी डिग्रीज दे रखी हैं 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, एरीज साइन के अंदर है। दूसरा नक्षत्र होता है, ऐसे ही आप जाओगे 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करते जाइएगा, उसका नाम भरणी नक्षत्र है। वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक है। तीसरा नक्षत्र ऐसे ही आएगा 26 डिग्री 40 मिनट से लेके आपका वो नेक्स्ट राशि में चला जाएगा, टॉरस में, क्योंकि इस राशि में तो जगह बची नहीं थी, मैंने बताया था आपको। तो वो आपका 10 डिग्री टॉरस तक जाएगा। इस तरीके से हमारी लिस्ट है 27 नक्षत्रास की। उसमें आपके जो नक्षत्रास हैं वो अश्वनी से लेकर यहाँ पर रेवती तक 27 नक्षत्रास होते हैं। ये मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने पहले ही बताया कि जिन्हें भी इन चीज़ों की जानकारी नहीं है वो मुझे बता दें स्पेसिकली, मैं उनकी सेपरेट क्लास ले लूँगा। क्योंकि इसमें से अभी जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास ऑलरेडी थे, तो वो हायर एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, तो उन्हें नक्षत्र वगैरह पता है। मगर आप में से जिसको भी मालूम नहीं है वो मुझे ज़रूर बताएं। पहले तो मैं वीडियो सेंड कर दूंगा और एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। मगर आपको सारे 27 नक्षत्रों की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए और बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। उनकी डिग्रीज भी याद होनी चाहिए बेसिकली, कि अश्वनी नक्षत्र 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है, ये आपको माइंड में आइडिया होना चाहिए। भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो उसका तरीका यह होगा कि सबसे पहले आप 27 नक्षत्र याद करो सीरियल वाइज। अश्वनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, इस तरीके से मगा। आपको ये सारे नक्षत्र नोट करके याद रखना है और आपको सीरियल वाइज पता होने चाहिए। आपको हर एक नक्षत्र का नंबर भी मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र का ये नंबर है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी नक्षत्र पर बेस्ड है। आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा। यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं पता है, कोई योग नहीं पता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता केपी के अंदर। आपको केवल नक्षत्रों के नाम पता होने चाहिए, कितनी उनकी डिग्री है ये आपको जरूर करना पड़ेगा। और मैं इसकी टेबल भी दूंगा, हालांकि हम एस्ट्रोलॉजी के टाइम पर वो टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई एग्जाम तो देनी नहीं है। पर आपको यदि बहुत क्विक करना है, इसमें अच्छे से काम करना है, तो आपको सारे 27 नक्षत्रों का नाम पता होना चाहिए था। ये मैंने फिर से लिस्ट बना रखी है, लिस्ट ऑफ नक्षत्र एंड देयर लॉर्ड्स। तो इनको जो नक्षत्र है मैंने अभी 27 लिखे थे, उनको क्या किया है कि आप 1 से 9 तक जो आ रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, 10 से 18 तक जो आ रहे थे उनको दूसरे कॉलम में लिखा, और 19 से 27 तक आ रहे थे उनको एक तीसरे कॉलम में लिख दिया है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए, जो पहले रो के अंदर जितने भी नक्षत्र आ रहे हैं जिसका नंबर है 1, 10 एंड 19। 1 है अश्विनी नक्षत्र, 10 है मघा और 19 है मूल। ये तीनों नक्षत्रों का एक ही प्लेनेट लॉर्ड है और वो है केतु। तो इनका यदि आपसे लॉर्ड पूछा जाए कि नक्षत्र लॉर्ड अश्वनी कौन है, नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मगा कौन है और नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मूला कौन है, वो केतु है। तो इस तरीके से हमें सीरियल वाइज याद होंगे, तो लॉर्ड याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इनके लॉर्ड हैं एक्चुअली विंशोत्री दशा के ऑर्डर में, विंशोत्री जो दशा होती है उसके ऑर्डर में इनके लॉर्ड हैं। तो अश्वनी नक्षत्र है, मगा है, मूला है, इन तीनों के लॉर्ड केतु हैं। विंशोत्री दशा का ये ऑर्डर होता है कि जब भी विंशोत्री दशा आती है वो इसी ऑर्डर में आती है कि केतु की किसी की दशा चल रही है, तो केतु के बाद उसकी वीनस की दशा आएगी, वीनस के बाद उसकी सूर्य की दशा आएगी, सूर्य के बाद उसकी मून की दशा आएगी, मून के बाद उसकी मार्स की दशा आएगी, मार्स के बाद उसकी राहु की दशा आएगी,
राहु के बाद उसकी जुपिटर की दशा आएगी, जुपिटर के बाद उसकी सैटर्न की महादशा आएगी, और सैटर्न के बाद मरकरी की महादशा आएगी। तो ये ऑर्डर याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि महादशाओं का ऑर्डर हमें याद करना ही है। आता है तो ठीक है, जिसे नहीं आता है उसे भी याद करना है। तो इसमें क्या है कि आपको ये नक्षत्र पहली वाली रो में जो भी आ रहे हैं, जिसे हम 9 ऐड करते जाइए, 1 उसमें 9 ऐड किया तो 10th, और 9 19, इन सभी के लॉर्ड केतु होंगे। फिर आपका 2 11 एंड 20 इन सभी के लॉर्ड शुक्र होंगे। 3 12 एंड 21 जो नक्षत्र हैं इन सभी के लॉर्ड सन होंगे। तो हर एक प्लेनेट के पास 3-3 नक्षत्रों की लॉर्डशिप है, जबकि हर एक प्लेनेट के पास, किसी के पास एक राशि की लॉर्डशिप थी, किसी के पास 2 राशियों की लॉर्डशिप थी। यहाँ पे हर एक प्लेनेट के पास 3-3 नक्षत्रों की लॉर्डशिप है। तो हमें ये सारे के सारे नक्षत्रों का नाम पता होना चाहिए, A to Z, सीरियल नंबर वाइज पता होना चाहिए, और साथ में उनके लॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस नक्षत्र का लॉर्ड कौन कौन सा लॉर्ड है। तो आज की क्लास में केवल यहीं तक रखूंगा। उसका रीजन ये था कि क्लास मैंने जो प्लान की थी वो की थी एक्चुअली, डेज जो प्लान किए थे वो किए थे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब नेक्स्ट वीक तक एक्चुअली श्राद्ध पक्ष आ जाएगा, तो मैंने सोचा श्राद्ध पक्ष से बेटर ये है कि मैं ये कोर्स एक बार अभी स्टार्ट कर देता हूँ, तो लेटर ऑन फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। इनिशियल 3-4 क्लासेस सभी को मैं बता देता हूँ, वो केवल बेसिक्स पर होंगी। जैसे मैंने आज आपको बताया है कि भाई राशियों का किस तरीके का डिवीजन है। इसमें फर्दर दूसरी चीज मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, आप में से किसी को भी कोई चीज समझ में आने में यहाँ पे दिक्कत आ रही हो, मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पहले से आती हैं। किसी को नहीं आती है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, पर एक मैं गो थ्रू करूंगा हर एक चीज़ से, हर चीज़ को बताऊंगा। अभी मैं जितने भी भाव होंगे उन भावों के सिग्निफिकेशंस भी आपको बताऊंगा, टोटली किस भाव का कौन सा सिग्निफिकेशन है। इसी तरीके से राशियों के क्या सिग्निफिकेशन है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आपको भावों के सिग्निफिकेशंस पता है तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आ गई। बाकी मेथडोलॉजी है वो आराम से कोई भी सीख सकता है। भावों के आपको सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए कि पहले भाव कौन सा रिजल्ट देता है, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए, राशियों के सिग्निफिकेशन पता होने चाहिए। इनके सिग्निफिकेशन वैदिक से ज़्यादा केपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पल पल में हम सिग्निफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे। अब ये जो मैंने बोलना था बता दिया। आप में से जिसकी किसी की भी क्वेरीज है वो हैंड रेज करें और एक एक करके हम उसको पूछ लेंगे। जी वर्मा सर। सर एक दो बात, थोड़ा सा वैदिक और केपी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंस में। जी वैसे वैदिक में कहते हैं आपकी अगर के 60% प्रेडिक्शन ठीक जाए तो आप बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऐसा कुछ है परसेंटेज इसमें केपी में? हाँ, मतलब केपी का ये है, देखिए सर, मैं तो आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो प्रैक्टिकल बताऊंगा, मैं कोई थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा कि मैं केपी का फैन हो जाऊं या वैदिक का फैन हो जाऊं। वैदिक इस एस्ट्रोलॉजी, रियल एस्ट्रोलॉजी वैदिक है, मगर वैदिक के साथ दिक्कत यह है कि वैदिक में प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो 60% तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। उसमें यह है कि आप 30-40% भी हम पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। केपी के अंदर यह है कि वो प्रेडिक्शन आपकी कितनी एक्यूरेट जाती है वो एक सेकंड फैक्टर है, मगर आप जो बताओगे वो बिल्कुल एक तरीका है उसका, और वो बहुत एक्यूरेट बताओगे। आपको बताते टाइम पता होगा कि मैंने जो बताया है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। कि वैदिक के अंदर ये दिक्कत है कि हम किसी भी नेटिव को जो भी प्रेडिक्शन देते हैं हम खुद श्योर नहीं होते कि ऐसा इसके साथ होगा भी या नहीं होगा, या मैं पूरी चीज़ बता पा रहा हूँ कि नहीं, कुंडली में पूरी तरह देख पाया हूँ कि नहीं, मैंने जो फल बताए हैं वो मिलने वाले भी हैं या नहीं मिलने वाले हैं। जो एस्ट्रोलॉजर खुद डाउटफुल होता है, केपी में एस्ट्रोलॉजर डाउटफुल कभी नहीं होगा, उसको 100% पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ उसे। राइट सर। सेकंड इज जो वैदिक में जो योगा होते हैं जन्म टाइम में दिख जाते सारे योगा, बहुत सारे, वो केपी में भी हैं इस तरह के योगा? कोई योग नहीं है इसमें, एक दो योग की बात करेंगे बस। अच्छा तीसरा सर, सॉफ्टवेयर कौन सा लेंगे इसके लिए? सॉफ्टवेयर सर केपी स्टार 1 आप ले लीजिए। मोबाइल भी यूज कर सकते हैं केपी स्टार 1, कोई जिसपे लैपटॉप कंप्यूटर है वो ले ले। वो 1650 रुपीज का आता है 1 ईयर का, और वो ले ही लेना चाहिए यदि एस्ट्रोलॉजी करनी है तो वो काफी यूजफुल है और बहुत इजी टू हैंडल है। अच्छा ठीक है।
और पास इवेंट भी दिख जाती है ना केपी में। सब कुछ दिखता है सर इसमें। अच्छा, दूसरा ये जो सॉफ्टवेयर है स्टार वन तो आपने बताया, लेकिन पाराशर लाइट में भी है एक दो स्लाइड्स केपी की, उससे भी काम चल सकता है क्या? पूरा काम नहीं चलेगा सर इसमें। जब आप बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे हम्म। तो बर्ड टाइम रेक्टिफिकेशन में या वो आपको सारे वो चाहिए होते हैं, सब लोड वगैरह की लिस्ट वगैरह चाहिए होती है, वो पाराशर में नहीं है। अच्छा, रूलिंग प्लेनेट भी नहीं है उसमें? बहुत सारी चीजें नहीं है पाराशर में। ठीक, थैंक यू। ओके जी अग्रवाल साहब। सर रूलिंग प्लैनेट तो है पाराशरी में। नहीं, रूलिंग प्लेनेट तो वैसे भी निकाल सर सकते हैं, मैं जरूरत नहीं है। निकालेंगे हम, देखेंगे नहीं कहीं से भी, मैं निकालना सिखाऊंगा, हमने देखने नहीं है। जी अग्रवाल साहब। सर मैं नक्षत्रों के ऊपर आपका एक क्लास चाहता हूँ, जो कि हर एक पद की खास जो खासियत है, सिग्निफिकेशंस है, उनको आप सर डिटेल कर देंगे तो बहुत अच्छा, सर बहुत वो फिर सुंदर लगेगा। अलग तरीके से करेंगे हम, क्योंकि केपी का रोल नहीं है उसमें। केपी में हम एक्चुअली, ठीक है सर, जैसा हो उचित सर। सर केपी में हम नंबरों से खेलेंगे केवल। ठीक है, तो आप वीडियो दे दीजिएगा कोई आपका हो जिसमें नहीं, नक्षत्रों के मैंने बनाया नहीं है, पर ऊपर। मैं हम डिस्कस कर लेंगे उसको सर। पद वाइज हम कर लेंगे, पर केपी में हम ना ही तो प्लेनेट देखेंगे, ना ही हम नक्षत्र देखेंगे, उसका एक मैथमेटिकल टूल तक पहुंचने के लिए इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद नंबर आएंगे, बस उन्हीं से हम पूरी केपी करेंगे। ओके सर, आपको ये नहीं देखना इस क्योंकि नक्षत्र मुझे की क्या इसका करना सिग्निफिकेशन है, ही हमें ये देखना है इस प्लेनेट के साथ आगे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। उनके लिए नक्षत्रों को यूज करेंगे नंबर लाने के लिए। अच्छा, ठीक जी जी ठीक सर, जी। प्रिया मैम। ठीक ठीक, हाँ नमस्ते जैसा सर। जी उचित सर, नमस्कार। जैसा ठीक है, सर मैं ये पूछ रही थी, हमारा ये जो बता देना कोर्स है, आपको, और फिर लीजिएगा। हाँ जी मैम पूछिए। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, हमारा जो कोर्स है उसमें हम बीटीआर और प्रश्न कुंडली दोनों करेंगे। बीटीआर करेंगे, प्रश्न कुंडली भी करेंगे, हम 4 स्टेप थ्योरी भी करेंगे इसके अंदर, यस नो क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे। एक एलएसआरडी थ्योरी है जिसमें मल्टीपल चॉइस हैं, उसमें से कोई एक आपको चूज करके बतानी है, वो भी हम करेंगे। ये सब अगर कोई हमें ऑप्शन दे रहा है कि हाँ ऑप्शन दे रहा है कि भाई कि मुझे मैथ्स क्या के लिए, सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैथ्स ये वो करेक्ट। चार उसने हमें ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से कौन सा उसको करना चाहिए। जी 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 जी, वो भी हम करेंगे सर इसमें। एक चीज मैं पूछ रही थी, जैसे कि सपोज केपी में शुक्र बहुत अच्छे नंबर्स हमें दे रहा है, लेकिन वैदिक के हिसाब से शुक्र की दशा हमारी अकारक है, तो फिर हम उसे कैसे समझें? मिक्स नहीं करेंगे मैम। मिक्स नहीं आपने जो करेंगे। भी एस्ट्रोलॉजी करनी है, सबके कंसेप्ट अलग हैं, जब हम उसे मिक्स कर देते हैं तो फिर वो एक्चुअली आप जब वैदिक से देख रहे हो तो वैदिक से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप केपी से देख रहे हो तो फिर वैदिक से तो mix फिर करो। कंप्लीट केपी से हाँ देखें तो हम। केपी से ही देखो, फिर ठीक। मिक्स करोगे तो आप कंफ्यूज होगे। और आप किन्हीं भी दो एस्ट्रोलॉजीज को मिक्स कर दो, इसमें क्या होगा, केपी के अंदर ये मान के चलते हैं कि दैवीय शक्ति आपकी मदद करती है, रूलिंग प्लेनेट इज नथिंग बट ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, और उसमें ये Okay. बेस्ड है पूरी की पूरी। अब उसको आप वैदिक से लिंक नहीं कर सकते। ठीक है सर। ठीक। जी नेक्स्ट, एक मिनट। जी विनोद कुमार जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू कोर्स, आप हम सबको। जी आपको भी। सर जो अभी तक मेरी धारणा थी केपी को लेके कि कृष्णमूर्ति साहब ने इस नए कंसेप्ट को इस तरह पेश किया था कि अर्थ राउंड होने की बजाय एक्लिप्टिकल है और सभी जो राशियां हैं वो इक्वली साइज में डिवाइड नहीं है। पर अभी हमने जो चार्ट में स्लाइड में देखा वो आपने 30-30 डिग्री के रेशो में नहीं, मैं घुमाया। वो आपको सर क्या आगे चल के विनोद जी अभी नहीं, आगे चल के मैं बताऊंगा कुंडली किस तरीके से बनती है, कैसे डिवाइड होती है। अभी मैंने ये आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट बताया है। उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें राशियां गायब भी हो जाएंगी और राशियां कहीं होंगी नहीं, एक राशि एक से ज्यादा भाव में होगी, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। राइट सर, मैं वही समझ रहा था कि सिस्टम शायद पर अभी बेस्ड है, ओवल शेप लेकर ही करा है, प्लसिडस सिस्टम है और इक्वल डिवीजन सिस्टम पर बेस्ड नहीं है केपी एस्ट्रोलॉजी। पर वो मैं अभी आज की क्लास में वो टर्म यूज नहीं किया, आगे मैं करूंगा वो यूज। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। जी 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 नेक्स्ट। जी एक मिनट, हेमा मैम। हाँ सर नमस्ते। जी नमस्ते।
सर आपने जो इसमें एक्यूरेसी की बात करी ना, तो बट टाइम इतना एक्यूरेट है हमारे पास जो इससे हम केपी से निकाल सके, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? ऐसा है, देखो मैडम, अब इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि बर्थ टाइम जी एक्यूरेट सर। नहीं हो तो क्या वैदिक से हम बता सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं? नहीं सर, उसमें भी गड़बड़ तो हो ही हाँ, जाती तो है, वो वर्ग बदल अब जाते आपको हैं। आंसर अपने आप मिल गया फिर। और इसमें क्या है कि अच्छा सर। बर्थ टाइम एक्यूरेट करने के तरीके हैं आसान, केपी के अंदर। आप 2 मिनट में जी मैं सर। बर्थ टाइम चेक कर सकता हूँ, 2 मिनट में, 2 मिनट भी ज्यादा है, बल्कि 1 ही मिनट में, कि इसका बर्थ टाइम करेक्ट है या नहीं। और उसको मैं 2 या 3 मिनट के अंदर करेक्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी की बात कर रहे थे ना, मैंने कहा टाइम तो 5 मिनट आगे पीछे, नहीं, डॉक्टर पता पांच नहीं मिनट में तो यहाँ भी फर्क एग्जैक्टली। नहीं पड़ेगा, पर उससे ज्यादा है तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि सब लोड 5 मिनट में चेंज नहीं होता। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उस चीज का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कमिंग सर क्लास। मेरे पास ऑस्ट्रोसेज है, तो उससे काम चल जाएगा चल जाएगा, ऑस्ट्रोसेज? पर आपके पास यदि कोई और कोई सॉफ्टवेयर हो तो ज्यादा बढ़िया है, पर काम तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म पे आप ले लेना यदि आप करते हो तो इसको। हाँ, समझ में आ जाएगा तो फिर ले लेंगे। आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको क्या करूंगा, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं आपको प्रिंट स्क्रीन दूंगा, जिससे आप बाद में भी उसको समझ सकें। लिखा हुआ दूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा एक एक वर्ड लिखा हुआ दूंगा मैं। जी ठीक है, जी थैंक यू सर। जी, सानी साहब। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सर एक तो दो सवाल है सर। पहला तो ये आपने बोला कि ये डिवाइन पावर है, मैं मानता हूँ केपी में डिवाइन पावर की रूलिंग प्लैनेट्स का जब तक डिवाइन पावर ना हो वो साथ नहीं देते हैं। जी बट सर हम लोग कलयुग के प्राणी हैं और कोशिश पूरी करते हैं कुछ गलत ना करने की, बट जाने अनजाने होते ही हैं हमसे गलत काम। ऐसा नहीं है कि हम पूरे सात्विक हैं या ना खाने पीने में ना वैसे, तो मतलब फिर हमारे को ये रूलिंग प्लैनेट इतनी मदद कर पाएंगे? सर, एक्चुअली क्या है, वो तो यहाँ पे रूलिंग प्लेनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यदि डिवाइन पावर साथ नहीं है तो हमारी प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती हमसे। नहीं तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें हम कोई साधु सन्यासी तो बनने गए हैं, तो हम अपना घर गृहस्थी की जिंदगी जी रहे हैं, तो हर तरह के। एस्ट्रोलॉजी एटलीस्ट हम उसको ईमानदारी से करें, हाँ वो ठीक है। क्योंकि ये बनाई उसने कृष्णमूर्ति जी ने बनाई है 1972। मतलब हमारे बॉर्न होने से बाद में डेथ हुई है उनकी, तो इतनी नई एस्ट्रोलॉजी है, तो वो इसी जमाने में बनाई गई है। मगर इसके अंदर ये है कि हम उसको खुद मैनिपुलेट ना करें। इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम, यदि जब हम मैनिपुलेट करने लग गए फिर आपको प्रेडिक्शन करेक्ट। जी यही है। तो दूसरा सर ये था कि जितना मेरे को पता है केपी का, बाकी आपसे सीखेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, बट केपी इज मोर फॉर क्वेरी की आंसरिंग के लिए, ये होगा या नहीं होगा, वर्सेस दी वैदिक जिसमें कि हम प्रेडिक्शन देते हैं। नहीं, इसमें भी प्रेडिक्शन देते हैं सर, डेट और टाइम। और इसमें भी इसमें बर्थ चार्ट का इतना यूज नहीं होता जितना कि हुरारे चार्ट का यूज होता है। नहीं, बर्थ चार्ट भी यूज होता है सर। आपकी लाइफ के जितने भी इवेंट हैं वो बर्थ चार्ट के बेस पे प्रेडिक्शन देंगे हम। अच्छा, उसमें हम मतलब इसमें 2 चार्ट यूज होते हैं। एक टाइम चार्ट, अभी का जब मैं इसको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ रूलिंग प्लेनेट के लिए, हाँ जी हाँ जी। एक आपका बर्थ चार्ट यूज होगा। अच्छा, दोनों बिल्कुल साथ साथ दोनों यूज साथ होंगे। यूज हो गए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। होरारी एक सेपरेट इशू है, होरारी भी करेंगे। और वो जैसे आपका वैदिक का प्रश्न होता है वैसे ही इसका होरारी है, अच्छा अच्छा। तो वो भी गॉड गिफ्टेड है। वैदिक का हाँ, वो तो प्रश्न गॉड भी, गिफ्टेड है और ये पूरा। भी गॉड गिफ्टेड है, एग्जैक्टली सेम है। हाँ जी हाँ जी। जी जी। तो होरारी तो पूरा पुराने जमाने का जैसे होता था ना, वो लॉकेट चलता है या वो स्टोव की टांगे ऊपर नीचे होती हाँ थी। बिल्कुल। नहीं, वो तो आपका प्रश्न कुंडली भी तो वही है हाँ जी। जो हम वैदिक में करते हैं। प्रश्न कुंडली इट इज सेम। हाँ जी। जी ठीक चोपड़ा है सर, साहब। थैंक यू सर। ओके सर, चोपड़ा साहब। जैन साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर इसमें वो जो आपने सॉफ्टवेयर का है वो कितना 1600 कुछ रुपए का हर साल देना पड़ेगा उसमें, या एक वन टाइम नहीं, पेमेंट वो है सर सर? पर एनम है, और वो जरूरी नहीं है। वही लो, आप मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो, क्योंकि जी। वो अराउंड है 150 रुपीज पर मंथ या 140 रुपीज पर मंथ का है बेसिकली वो। तो नहीं सर, वो मैंने लिया है सर, अभी परसों ही लिया है मैंने। उसने हाँ 1650 रुपए लिए हैं एक साल के लिए। हाँ, एक साल का आई वही थिंक बता रहा हूँ। 1650 फॉर 1 ईयर इज वेरी चीप फॉर वो फ्रॉम दैट। आपका बहुत कंफर्टेबल है यूज करने में। मोबाइल भी यूज कर सकते हो, मोबाइल ऐप भी आते हैं, पेड मोबाइल ऐप भी हैं जिनमें मंथली चार्जेस हैं। आप जैसे मर्जी कर सकते हो सर। ठीक है सर।
और दूसरा सर, ये जो रूलिंग प्लेनेट है, चलो इट्स टू अर्ली टू आस्क नाउ, ये मतलब इट्स लाइक ए ट्रांजिट के लिए रूलिंग प्लेनेट, जैसे अभी प्रॉमिस में तो जैसे हो गया कि सर अभी अभी वो उस पे डिस्कस हम नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि वो आ जाएगा कुछ दिन में। अभी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा सर आपका। ठीक है सर, बस हाँ, ठीक है। तो अब कुछ दिन वेट करें, 4-5 दिन तो हमारी ऐसी चलेंगी क्लासेस। मैं इसके जी बेसिक जी चीजें बताऊंगा और उसके बाद फिर हम केपी एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे, तब सारी चीजें ये आपकी अपियर होंगी। जी ठीक है सर। जैन साहब। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर मैं ये कह रहा था 27 जो नक्षत्र बताया आपने, जी। तो उसके लॉर्ड तो ठीक है, याद रह सकते हैं और याद है, बट वो नक्षत्र की कोई ऐसी वो सीरियल वाइज भेजा है, ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई नहीं, वो इजी सर वे लर्न है? करने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, मतलब उसको आपको नहीं, रटना ही पड़ेगा एक तरह एक्चुअली से। फॉर्मूले से आपको वैसे नहीं पता लगेगा ना, आपको वो नक्षत्र का पता होना चाहिए, लॉर्ड भी। हमें वो यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि मैंने मृगशिरा बोला तो उसका लॉर्ड ये है, तो आप उसे मंगल बता है। रहा हूँ याद करने का। हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग वेडनेसडे को है, तो आप 4-4 नक्षत्र रोज याद करो। वेडनेसडे को आप आओगे तो 27 नक्षत्र याद होंगे आपको। सारी करने बस एक दिन में, एक सुबह, ये हो एक गया ना, दोपहर, एक शाम, एक सोते टाइम। 4 नक्षत्र डेली, ठीक है सर। 4 आज और 4 ओके। कल, 8 हो गए, 4 नहीं परसों, नहीं 8 सर, हो गए। मुझे याद थे लेकिन मैं भूल गया। नहीं, ये बड़ा सिंपल तरीका है, ऐसे ही याद करते हैं इनको। 4 नक्षत्र रोज, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तो आप एक नक्षत्र याद करो, अश्विनी, सुबह सुबह। फिर आपको याद रहने लग जाएगा, इसका लड़के का नाम अश्वनी है, उसके लड़के का नाम ये है, इसकी बेटी का नाम कृतिका है, उसकी बेटी का नाम भरणी है, उसका नाम रोहिणी है। तो वो आपको धीरे धीरे अपना आप याद होने भी शुरू हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। जी सर। नेक्स्ट सर। ठीक। सुदीप जी, सुदीप। सुदीप जी। जी गए सर। पटवर्धन सर। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। अपने खुद का कुछ प्रश्न हो तो अपन पूछ कर उसका आंसर ले सकते हैं क्या सर? ले सकते हैं, यदि आपके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा वो आ रही है, जस्ट फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग नहीं ले सकते। अगर हमारे माइंड के अंदर कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, कोई बहुत वरी क्रिएट हो रही है, इंटेंसिटी काफी होनी चाहिए, तो अपना होरारी नंबर लेकर ले सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। हाँ सुदीप जी पूछिए। आपकी वो नहीं आ रही है वॉइस। हरिशंकर जी आप पूछ लीजिए सर तब तक। सर वो सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा था मैं, वो केपी स्टार 1। केपी स्टार 1। जी, मैं लिंक वो भेज दूंगा, अभी ग्रुप पे लिख दूंगा मैं, किसी जी ने जी लेना हो जी। तो। ओके ओके। और आप यदि वो कहेंगे तो आप स्टूडेंट लिख दोगे तो शायद वो कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं। देंगे नहीं देंगे, लिख देना उन पे क्या हो जाता है उसमें। वंदना मैम। नहीं सर, वो डिस्काउंट तभी देते हैं जब आप इंस्टीट्यूट के थ्रू आओ। अच्छा अच्छा। बट 1650 का डिस्काउंट देगा सर। हाँ चलो, वंदना मैम। हाँ जी हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे 27 नक्षत्र हैं, ऐसे क्या ये महीनों में भी बंटे होते हैं? नहीं, वो तो बांट सकते हो, पर ऐसा एग्जैक्टली नहीं बटे होते, तो आगे पीछे हो जाते हैं। मतलब नक्षत्रों के हिसाब से हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसका बर्थ कब हुआ होगा? नक्षत्र तो एक्चुअली लगा सकते हो आप। राशि में चंद्रमा रहता है, पर कितनी सी देर को रहता है वो? एक दिन ही तो नक्षत्र होता है, महीने में बदल जाते हैं, हर महीने वही नक्षत्र आता है लौट के, तो मंथ कैसे पता चलेगा? ओके। एक्चुअली एक महीने के अंदर पूरे 27 नक्षत्रों में चंद्रमा चलता है। हाँ उसकी जी, हाँ रानी जी। है चंद्रमा की है 27 नक्षत्र, तो जी। वो एक एक रानी के पास एक दिन रहता है, तो 27 डेज के अंदर मंथ खत्म होता है, फिर अगले महीने फिर वही नक्षत्र आएंगे। तो और नक्षत्र में अलग अलग प्लैनेट अलग अलग टाइम पर होते हैं, तो इस तरीके का चंद्रमा देखते हैं। जब वो पूरा एक राउंड 27 नक्षत्रों में लगा लेता है तो वो उसको चंद्रमास बोलते हैं। ओके। सर, इन नक्षत्रों के देवता भी हैं, वो भी फर्क डालते हैं क्या? हाँ है, वैसे नक्षत्र से रिलेटेड आप करोगे उस तो नक्षत्र का फर्क पड़ता है देवताओं का, पर यहाँ पे हम केपी में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा सर। हाँ सुदीप जी आप पूछ लीजिए।
आ रहा है सर आवाज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो केपी में एस्पेक्ट्स नहीं है बोले राहु और केतु के, तो वैदिक में है ना 5, 7 और 9? नहीं वैदिक में भी नहीं है। ओके जी राजपाल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर जो अर्थ को जियो सेंट्रिक मान के चलते हैं, तो जो आपने ये बेल्ट बताई है, इसकी कोई दूरी होती है कि कितनी दूर पे होता है 18 डिग्री की बेल्ट जो है, और इसकी विड्थ कितनी है, सर्कमफेरेंस कितनी है? वो डिस्टेंसेस हैं, सभी चीजें कैलकुलेटेड है। अच्छा कोई फिगर्स हैं सर कुछ? सब फिगर्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली वो मुझे याद नहीं है और बेसिकली मैंने देखा नहीं था क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। सारे फिगर्स अवेलेबल हैं। जब मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कौन सा प्लेनेट किस स्पीड से चलता है, कितने दिन में। एक्चुअली मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा था, पता कितनी दूर से ये इफेक्ट करते हैं जो स्टार्स जो हमें। सर वो चलो हम बाद में लर्न होने लायक डिस्टेंसेस नहीं है ना, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं। बाकी सब चीजें हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मैं बता दूंगा अराउंड 6.29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपका नियरेस्ट प्लेनेट है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.01 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो सर मैं अलग से बात करूंगा आपसे। नहीं मैं आपको भेज दूंगा सर कौन कितनी दूरी पर है, वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में सब है। ओके सर थैंक यू। जी जी जी। और किसी का कोई डाउट हो तो कोई भी नहीं है। अभी हम फिर कमिंग वेडनेसडे को मिलेंगे, और तब तक यदि किसी को कोई चीज राशि ग्रह इससे रिलेटेड ना आता हो तो फिर वो मुझे बता देगा, और आता हो तो बहुत बढ़िया है, हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। मैं थोड़ा सब चीज़ों के थ्रू हम जल्दी निकलेंगे, जो जिन चीज़ों पर फोकस करना है उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी क्लासेस मैं प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे लेके आपको समझाऊंगा। एक एक कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे, सिग्निफिकेशन क्या होते हैं, तो वो हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा भी सबसे। तो कम्युनिकेटिव क्लास रहने वाली है ये। तो एंड करते हैं। सभी को नमस्कार। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार सर।